बात कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है जिस पर पूरे देश की नजर है। योगी इस वक्त बहुत गुस्से में है। यह योगी का रौद्र रूप है और योगी ने तय कर लिया है कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे, चाहे वो अतीक हो चाहे वो मुख्तार हो। और योगी का जो बुलडोजर है इस वक्त बिना ब्रेक के चल रहा है। हर दूसरे दिन बुलडोजर चल रहा है और एक माफिया के करीबी और माफिया की इमारत गिरा दी जा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। योगी ने ठान लिया है, चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, दोनों जेल में बंद हैं, लेकिन इनसे जुड़े हर शख्स, हर लिंक, हर करीबी, इनकी मदद करने वाले की एक भी इमारत नहीं बचेगी। अगली तस्वीर दिखाई सर। ये आप देख रहे हैं, ये है अतीक के करीबी का आलीशान घर। ये है घर, देखिए जरा। ये घर है। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए आज सुबह सुबह बुलडोजर पहुंचाए गए इस घर पर। ये देख रहे हैं, पहले आप घर का दीदार कर लीजिए एक नजर, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर चला और पूरा घर अभी शाम को, अब तक देर रात तक ढहा दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा घर जिस पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। योगी ने इस तस्वीर के जरिए साफ कर दिया है कि माफियाओं के साथ जो खड़ा होगा उसका अंजाम ये होगा, अपराध करने वालों के साथ जो खड़ा होगा उसका अंजाम ये होगा। ये देखिए जरा, पूरा घर मिट्टी में मिला दिया गया। सिर्फ अतीक नहीं, अगली तस्वीर देखिए जरा। ये मुख्तार के बेटे का घर आप देख रहे हैं इस वक्त। ये आप देख रहे हैं इमारत। अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा, जहां बुलडोजर चला है। ये मऊ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुख्तार के बेटे के घर बुलडोजर चला और पूरा घर देख रहे हैं गिरा दिया गया। तो योगी ने तय कर लिया है, चाहे वो अतीक हो या मुख्तार हो, बुलडोजर ऐसा ही चलेगा। लेकिन विरोधी कह रहे हैं ये दोनों मुसलमान हैं, ये दोनों मुस्लिम हैं, इसलिए योगी मुसलमानों पर ही बुलडोजर चला रहे हैं। सुनिए जरा। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। जो लोग रूल ऑफ लॉ की ताकत को नहीं मानते, वो बुलडोजर के जरिए इन तमाम चीजों को बुलडोज करना चाहते हैं। योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध ले ली है। मुख्तार से अतीक तक मिट्टी मिट्टी होने वाले हैं। माफिया और उनके करीबियों पर योगी का बुलडोजर बिना ब्रेक के चल रहा है। पूरा ग्राउंड फ्लोर तोड़ा गया, फर्स्ट फ्लोर तोड़ा गया। आप देखिए जो टॉप पे जो छत है, उस छत की जो सीलिंग है उसको तोड़ा जा रहा है। देखिए किस तरह से इस पिलर को तोड़ा जा रहा है ताकि पूरा का पूरा जो घर है वो नीचे बैठ जाए। और कुछ वक्त पहले ये घर पूरा आलीशान चमकता हुआ घर था, जिससे अब मिट्टी में मिलाया जा रहा है। लेकिन विरोधियों ने योगी के बुलडोजर पर भी मजहब का स्टिकर लगाना शुरू कर दिया है। मुख्तार और अतीक पर योगी का बुलडोजर इसलिए चल रहा है क्योंकि ये दोनों मुसलमान हैं। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। जो लोग बैलेट पर भरोसा नहीं करते वो बुलडोजर पर करते हैं। जो लोग अंबेडकर के पैगाम को ठुकराते हैं वो बुलडोजर को अपनाते हैं। जो लोग संविधान को नहीं मानते वो लोग बुलडोजर को इस्तेमाल करते हैं। जो लोग रूल ऑफ लॉ की ताकत को नहीं मानते वो बुलडोजर के जरिए इन तमाम चीजों को बुलडोज करना चाहते हैं। लेकिन योगी का एक्शन धर्म और जाति देखकर नहीं होता। यूपी के ढेरों माफिया मिट्टी में मिला दिए गए, चाहे उनकी जाति और धर्म कुछ भी रहा हो। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चश्मा भाजपा की सरकार नहीं लगाती है। भाजपा की सरकार माने सबका साथ सबका विकास। जो कह रहे हैं योगी का बुलडोजर मजहब देखकर मुसलमानों पर चल रहा है, उनको मैं आगे बताऊंगा। पूरी लिस्ट लेकर आया हूं उन माफियाओं के नाम की, उन लोगों पर जिन पर बुलडोजर भी चला और योगी ने उन्हें खत्म कर दिया, चाहे वो विकास दुबे हो, उन्नाव के, या सुंदर भाटी हो। लिस्ट में आगे दूंगा, लेकिन पहले आज की खबर मैं आपको बताता हूं। यह बुलडोजर चल रहा था अतीक के करीबी पर। प्रयागराज शूटआउट में तीसरे दिन भी बुलडोजर चला। अतीक के फाइनेंसर
माशुकुद्दीन पर यह कार्रवाई हुई है योगी की। प्रयागराज के अहमदपुर में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई की। कुछ ही घंटे में बुलडोजर से मकान को गिरा दिया गया। जीटी रोड पर यह आलीशान इमारत हुआ करती थी और 3 जेसीबी और एक पोकलेन मशीन से पूरे मकान को गिरा दिया गया। आलीशान भवन की कीमत बताई जाती है 3 करोड़ रुपए यह मकान था कीमत। माशुकुद्दीन उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। माशुकुद्दीन पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप था। एयरफोर्स के ट्रांसमीटर के करीब अवैध निर्माण किया गया और एयरफोर्स ने इस भवन को लेकर पहले आपत्ति जताई थी। दबंगई के दम पर माशुकुद्दीन ने घर बना लिया यहां पर और प्रयागराज शूटआउट में 3 दिन में 3 इमारत अब तक जमींदोज हो गई हैं। जफर अहमद की इमारत, सफदर अली की इमारत पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है। अगला नाम देखिए, अतीक के साथ साथ मुख्तार के बेटे पर भी बुलडोजर चला। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का घर है ये, जिस पर योगी के 2 बुलडोजर काम कर रहे हैं। मऊ में अब्बास की 2 मंजिला इमारत जमींदोज कर दी गई है। डीएम के आदेश पर कुछ ही घंटों में मिट्टी में इस मकान को मिला दिया गया। मुख्तार के बेटे ने अवैध निर्माण दरअसल ये करवाया था और अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने नोटिस भेजा था। इसके बाद अब्बास के ठिकाने पर यह बुलडोजर चला है। अब मैं आपको बताता हूं, सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा सिटी मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, मुख्तार अंसारी, उनके पुत्रों उमर अंसारी, अब्बास अंसारी आदि के द्वारा एक ये जो भूमि थी इस पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए एक अवैध निर्माण करा लिया गया था। वस्तुतः ये भूमि भी किसी अन्य व्यक्ति की है। इसके लिए इन्हें नोटिस दी गई। नोटिस देने के बाद इनका जो जवाब आया उसके आधार पर एक निर्णय पास हुआ कि इस मकान का ध्वस्तीकरण किया जाए। तो ये पहला बिल्डिंग नहीं गिरी है, पहला बुलडोजर नहीं चला है। इससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा ये सफदर की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला था। ये जफर की बिल्डिंग है, जफर की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला था और इसी घर में अतीक की पत्नी और बेटा रह रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए, जफर के बाद सफदर के घर पर बुलडोजर चला। सफदर बंदूक की दुकान थी, हथियारों की दुकान, गन सप्लाई करता था और इसका घर भी गिरा दिया गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मुख्तार के बेटे पर बुलडोजर, उसके घर पर बुलडोजर क्यों चला यह मैं आपको बताता हूं। यह मुख्तार अंसारी, यह उनका शूटर बेटा अब्बास अंसारी फिलहाल जेल में। अगली तस्वीर दिखाइए, अब्बास के घर पर यह जो बुलडोजर चल रहा है, देख रहे हैं आप, अब्बास मुख्तार के बेटे पर भी बुलडोजर चल रहा है। योगी का बराबर से एक्शन हो रहा है। प्रयागराज टू मऊ योगी का बुलडोजर चला है। यह मैं बताऊं आपको कि मुख्तार का बेटा जो है अब्बास अंसारी, यह जेल में पिछले दिनों इसी को चित्रकूट जेल शिफ्ट किया गया था। यह अब्बास अंसारी की पत्नी है, पिछले दिनों सुर्खियों में आई, जेल में मिलने जा रही थी शौहर से और वहां पकड़े गए दोनों। डॉन मुख्तार का बेटा है अब्बास, नेशनल शूटर भी है अब्बास अंसारी और लाइसेंस लेने में कई तरह की धांधली की है अब्बास ने। अब्बास अंसारी पर कई मामले दर्ज हैं। जेल में पत्नी निखत से मुलाकात पर इनका जेल बदल दिया गया। निखत हर दिन इनसे जेल में मिलने जा रही थी। लाखों रुपया इन्होंने लुटा दिया जेल प्रशासन पर निखत की जेल में एंट्री कराने के लिए। चित्रकूट जेल में अब्बास और निखत की मुलाकात हो रही थी। हर दिन 3-4 घंटों के लिए जेल में रहती थी निखत। जेल के कमरे में पति अब्बास से मिलने जाती थी। डॉन का बेटा लोगों को जेल से धमका भी रहा था। अब्बास जेल से वसूली के लिए भी लोगों को फोन कर रहा था। पत्नी के फोन से ही अफसरों को धमकाया करता था। मुकदमों में गवाही देने वालों को भी डराता था। ये अब्बास अंसारी को जेल से भगाने का भी प्लान बना लिया था उनकी पत्नी निखत ने। 10 फरवरी को डीएमएसपी ने जेल में छापा मारा और डॉन का बेटा अपनी बैरक में मौजूद नहीं था। कहां था? पता चला कि अब्बास मुलाकात करने गए, लेकिन मुलाकात रजिस्टर में कहीं नाम नहीं था और बाद में पता चला कि कमरे में मुलाकात हो रही थी और जेल कर्मचारी अब्बास को लेकर बैरक रवाना हो गए। यह कमरा जेल अधीक्षक के ऑफिस के बगल में था। वहीं पर पत्नी और अब्बास मिले। कमरे के बाहर बाकायदा एक ताला लगा दिया गया था पहले से। एसएसपी डीएम ने ताला खुलवाया तो अंदर डॉन की बहू बैठी थी। डॉन की बहू की तलाशी ली गई तो 2 मोबाइल भी अंदर मिले। अब्बास निखत दोनों ही अभी जेल में बंद है। उसके बाद से ये दोनों जेल में। तो ये तो मुख्तार के बेटे की बात हो गई।
लेकिन अतीक के बेटे की बात करेंगे कि अतीक के 2 बेटे गायब हैं। अतीक के बेटे गए कहां, किसी को नहीं पता। उनकी पत्नी का कहना है पुलिस ले गई, पुलिस कह रही है हमें नहीं पता। ये अतीक के 3 बेटे हैं, ये है उमर, ये अली और ये असद, लेकिन 2 नाबालिग बेटे हैं, उनका कोई पता नहीं है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा कि ये आप देख रहे हैं, पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में कहा है, अतीक की पत्नी का कहना है मेरे 2 बेटे गायब हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, वो कहां है नहीं पता, पुलिस कहां ले गई नहीं पता, लेकिन पुलिस ने कहा है बेटे हमारे पास नहीं है। तो आखिर अतीक के ये दोनों बेटे गए कहां, जमीन निकल गई या आसमान। अब पुलिस कह रही है मेरे पास नहीं है, अतीक की पत्नी कह रही है पुलिस लेकर गई है। कोर्ट में क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। ये अतीक के दोनों बेटे हैं। प्रयागराज शूटआउट के बाद से अतीक के ये दोनों बेटे गायब हैं। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों के गायब होने का दावा किया जा रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने कोर्ट में बाकायदा याचिका लगाई है। दोनों बेटे, एक का नाम एजहम है और दूसरे का नाम है अबान। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद से दोनों बेटे गायब हैं। कहा जा रहा है इसी दिन से दोनों बेटों को हिरासत में लेने का दावा किया गया। कहा गया कि इन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं। पुलिस ने दोनों की हिरासत के बारे में अब तक नहीं बताया। दोनों बेटे कहां हैं इसका कोई पता नहीं चल रहा। शाइस्ता की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से जानकारी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें नहीं पता अतीक के दोनों बेटे कहां हैं। पुलिस कह रही है हमने इनको नहीं उठाया, हमारे पास नहीं है, हमारी कस्टडी में नहीं, हमने डिटेन नहीं किया इन्हें। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों से पूछताछ नहीं की, पुलिस का कहना है। अतीक के दोनों बेटों को हिरासत में भी नहीं रखा गया। पुलिस के बयान के बाद मामले में गुत्थी और उलझ गई है। अतीक के परिवार के मुताबिक दोनों बेटों को पुलिस ले गई थी और प्रयागराज पुलिस ने दोनों बेटों की जानकारी से इनकार किया। अतीक परिवार को आज कोर्ट से एक और झटका लगा है। झटका यह कि दोनों नाबालिग बेटों को लेकर अब होली के बाद सुनवाई होगी। अतीक के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दरवाजा खटखटाया है। दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की मांग की है। तो बेटे कहां हैं अब तक नहीं पता। तो ये तो एक बेटे की बात हो गई। ये 2 बेटे कहां हैं नहीं पता। तीसरे बेटे को झटका लगा, ये देखिए जरा, ये अतीक के बेटे अली को झटका ये लगा है कि ये गए थे कोर्ट जमानत मांगने कि मुझे जमानत दे दीजिए, ये जेल में है अली। जमानत लेने गए थे, कोर्ट ने कहा आपको जमानत नहीं देंगे, आपके लिए अपराध करना, क्राइम करना तो फैशन है। देखिए जरा पुलिस क्या कह रही है। ये अली, अतीक के परिवार को यह दूसरा झटका लगा। बेटे अली अहमद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। अतीक के बेटे के खिलाफ कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। जमानत दी गई तो गवाहों को खतरा हो सकता है। इनके पास अपराध से अर्जित हजारों करोड़ की संपत्ति है। अपराध करना इनका फैशन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। आरोपी खुद माफिया और डॉन है। गन पॉइंट पर 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। कीमती जमीन लिखने से इनकार करने पर हत्या की धमकी दी थी। अली को जमानत समाज के लिए खतरनाक होगी, कोर्ट ने कहा है। उमेश पाल मर्डर में भी अली का नाम सामने आया था। जमानत देने पर गवाहों के प्रभावित होने का भी खतरा है। अली अहमद अभी नैनी जेल में बंद हैं। अली के साथ ही फरार असद की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उमेश पाल मर्डर केस में एफआईआर में असद का नाम जोड़ दिया गया है। अतीक के तीसरे बेटे असद को नामजद कर लिया गया है। असद के साथ सदाकत अरबाज का भी नाम जोड़ दिया गया है। तो अतीक हो या फिर मुख्तार हो, कहने का मतलब यह है कि योगी ने दोनों के साम्राज्य को खत्म कर दिया है। पहले अतीक की बात करूंगा। योगी ने कैसे अतीक के पूरे बनाए हुए जो डर का साम्राज्य था, जो खौफ के नाम पर दुकान चल रही थी, उसे कैसे तबाह कर दिया, यह आपको बताने जा रहा हूं। क्या क्या एक्शन लिया है योगी ने अब तक। तो टांगे वाले के बेटे अतीक अहमद ने खुद को डॉन तो बना लिया, लेकिन अब अतीक का किला पूरी तरह योगी आदित्यनाथ ने ढा दिया। अतीक के घर से लेकर उसकी सारी संपत्तियों पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। उसके करीबी भी बुलडोजर से बच नहीं पा रहे। आपको बताऊं, योगी 1.0 से जो एक्शन शुरू हुआ अभी भी खत्म होता नहीं दिख रहा। हर दिन अतीक और उसके करीबी की प्रॉपर्टी पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। योगी ने अतीक के
किले को ध्वस्त कर दिया है। 6 साल में आपको बताऊं अतीक के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। अतीक और करीबियों पर बुलडोजर चला है। 570 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अतीक की ध्वस्त हो चुकी है। 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी गई। अतीक के करीब 50 अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए। 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। अतीक इस वक्त साबरमती जेल में बंद है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक को यूपी लाने की तैयारी है। माफिया अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है। कह रहा मैं योगी के राज में नहीं जाऊंगा, डर लग रहा है कहीं गाड़ी ना पलट जाए। अतीक के 2 बेटे अभी जेल में बंद हैं। अतीक का एक बेटा असद फरार है। अली को कोर्ट से जमानत में इनकार कर दिया गया। मतलब पूरा अतीक गैंग, अतीक फैमिली इस वक्त शिकंजे में है। तो अकेले अतीक नहीं है, अतीक के साथ मुख्तार के भी उस पूरे बनाए हुए साम्राज्य को, जो डर का साम्राज्य था, उसे योगी ने नेस्तोनाबूद कर दिया है। अतीक हो या मुख्तार, देखिए जरा मुख्तार पर योगी का एक्शन, योगी का डंडा आपको तब से याद होगा जब से मुख्तार पंजाब में थे। पंजाब से कैसे योगी की पुलिस पंजाब के रोपड़ से बांदा खींचकर लाई थी, यह आपने देखा। मुख्तार अभी भी जेल में ही है। बाहुबली मुख्तार का किला योगी ने ध्वस्त किया। मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला योगी का। करीब 400 करोड़ की मुख्तार की संपत्ति अब तक बुलडोज की जा चुकी है। 400 करोड़, उसमें मऊ, गाजीपुर, वाराणसी में बुलडोजर चला है। आजमगढ़, प्रयागराज, कौशांबी में भी कार्रवाई हुई है। मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट समेत 60 केस दर्ज हुए। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी फिलहाल। और पंजाब के जेल से मुख्तार को यूपी लाया गया था। पंजाब में मुख्तार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। यूपी की जेल में मुख्तार नहीं आना चाहता था, जैसे इस वक्त अतीक नहीं आना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को यूपी लेकर आया गया। अभी बांदा जेल में बंद है बाहुबली मुख्तार अंसारी। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भी जेल में बंद है। मुख्तार की बहू निखत भी जेल में बंद है। तो मुख्तार एंड फैमिली सब जेल में है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और एक्शन की तस्वीर। अतीक की कुछ और प्रॉपर्टियां हैं ग्रेटर नोएडा में, देख रहे हैं आप। ये अतीक की प्रॉपर्टी बताई जा रही है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ये ग्रेटर नोएडा में है। इस पर ताला लगा हुआ है। इस पर भी एक्शन की तैयारी है। देखिए जरा, आलीशान बंगला है, इस पर भी बुलडोजर चलने वाला है। हमारे सहयोगी सुमित की जरा रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई अब लगातार अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर की जा रही है। उसकी कई प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ऐसी एक प्रॉपर्टी में इस वक्त हम उसके घर के सामने खड़े हुए हैं। दरअसल यह है ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 36, जहां पर ये A107 मन्नत, जो कि एक प्रॉपर्टी अतीक अहमद की बताई जाती है। और जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है, क्या यहां पर भी बड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जो पूरी प्रॉपर्टी है वो लगातार अतीक अहमद की चिन्हित की जा रही है। और ऐसी एक प्रॉपर्टी के सामने इस वक्त हम यहां पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो ताला है वो यहां पर लगा हुआ है, कोई यहां पर मौजूद नहीं है, क्योंकि लगातार प्रशासन जो है वो अलग अलग जगहों पर जो अतीक अहमद, उसके गुर्गों की जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं उन्हें चिन्हित कर रहा है, उन्हें खंगाल रहा है। जांच लगातार जारी है और वहीं बड़ी कार्रवाई जो है वो भी यहां पर लगातार की जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई हमने पीडीए की तरफ से प्रयागराज में देखी है। जो बड़ी कार्रवाई वहां पर की गई, पूरी की पूरी जो इमारत थी, जो पूरा घर था, उसे ढहा दिया गया। वैसी एक इमारत भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये एक फ्लोर ऊपर बनाया गया है, ग्राउंड फ्लोर है, और उसके ऊपर जो है वो छत है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को जो है वो भी चिन्हित किया गया है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, अतीक का एक बहुत करीबी है, गुड्डू मुस्लिम। बम बनाता है, बम, और उमेश की हत्या पे बम चला रहा था। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये बम जो फेंक रहा है, ये सफेद शर्ट वाला शख्स, ये देखिए, ये जो बाइक से उतरा, एक बम फेंका इसने, देखिए यहां, ये आकर बम फूटा। जितनी देर फायरिंग होती है, देखिए दूसरा बम फेंक रहा है, ये इसके हाथ में बम है और इसने ये दूसरा बम फेंका है। तो ये पूरे फायरिंग के दौरान बम फेंक रहा था। इस बम में आवाज थी और धुआं था, लोगों को दहशत में डालने के लिए, लोगों को डराने के लिए। बेशक नुकसान नहीं कर रहा था बम, लेकिन ये बम बनाता है। ये पूरे वक्त आसपास घूमकर बम फेंक रहा था चारों तरफ, लोगों को दहशत और खौफ पैदा करने के लिए। ये कौन है गुड्डू मुस्लिम? इसकी पुलिस को तलाश है और जल्द ही इसके ठिकाने पर भी बुलडोजर चलने वाला है। तो देखिए जरा, गुड्डू मुस्लिम है कौन? प्रयागराज कांड में 12 लोगों ने फायरिंग की। इसके साथ ही 13वां शख्स था जो बम फेंक रहा है।
इसी बमबाज का नाम है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम को बम का उस्ताद भी कहा जाता है। सफेद शर्ट वाले को जो आप देख रहे हैं, कहा जाता है चलती बाइक पर बम बना लेता है। ये सिर्फ 4 से 5 मिनट में गुड्डू बम तैयार कर देता है और बाइक से बम का सटीक निशाना भी लगाता है। स्कूल के दिनों में ही गुड्डू बम बनाना सीख गया था। पढ़ाई के दौरान ही रंगदारी और लूट करने लगा था। घर वालों को पता चला तो इसे लखनऊ भेज दिया। लखनऊ में गुड्डू का अपराध और ज्यादा बढ़ गया। बाहुबली धनंजय और अभय सिंह से इसकी मुलाकात हो गई। अभय सिंह को डॉन मुख्तार का राइट हैंड माना जाता है, दाहिना हाथ मुख्तार का। लेकिन इस दौरान गुड्डू धनंजय के करीब आ गया। सबसे पहले गुड्डू का नाम एक शिक्षक, एक टीचर की हत्या में आया। 1997 में इंजीनियर को गुड्डू ने गोलियों से भून दिया। इसके बाद गुड्डू रियल एस्टेट के कारोबार में घुस गया। सरकारी टेंडर के लिए श्री प्रकाश का करीबी बन गया और 90s में 90 के दशक तक गुड्डू बड़ा अपराधी बन चुका था। मोबाइल टावर के सारे ठेके अगर किसी को मिलते थे तो वो गुड्डू। इसके बाद गुड्डू उत्तर प्रदेश से भागकर बिहार पहुंच गया। गुड्डू मुस्लिम इन दिनों में सुपर किलिंग करने लगा था। सुपारी किलिंग यानी लोगों का पैसा ले रहा था और मार रहा था। बिहार में गुड्डू जेल गया तो डॉन अतीक ने इसे छुड़वा लिया। 2001 से गुड्डू अतीक का करीबी बना हुआ है। 2009 में परवेज टाडा के एनकाउंटर के बाद अतीक का खास बना। अतीक के इशारे पर गुड्डू अपराध को अंजाम देने लगा। 2005 में राजू पाल हत्याकांड में भी इसका नाम आया था। हालांकि जांच के दौरान गुड्डू का नाम निकाल दिया गया था। अब उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू की भूमिका साफ नजर आ रही है। सीसीटीवी तस्वीरों में झोले से बम निकालकर फेंकता नजर आ रहा है। तो गुड्डू मुस्लिम की अब तलाश हो रही है। तो अतीक हो गए, मुख्तार हो गए, गुड्डू मुस्लिम हो गए। अब एक और नाम है, अखिलेश के करीबी विधायक इरफान सोलंकी को आप देख रहे हैं। इरफान सोलंकी पर भी योगी का एक्शन हो रहा है। इरफान कानपुर से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इरफान सोलंकी, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इरफान सोलंकी पर एक्शन हुआ है। एमएस बढ़ाइए। इरफान सोलंकी की संपत्ति 2/156 पंचाई जी स्वर्ण जयंती विस्तार कानपुर नगर क्षेत्रफल 163.33 वर्ग मीटर को इरफान सोलंकी की संपत्ति 2/156 ये देख रहे हैं इरफान सोलंकी की जो संपत्ति है उस पर पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया है। संपत्ति जब्त कर ली गई है। ये गाजियाबाद की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। कानपुर में इससे पहले एक्शन हो चुका है। तो अखिलेश यादव के बहुत करीबी विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एमएलए हैं। अखिलेश यादव गए भी थे इनसे मिलने के लिए। फिलहाल जेल में है इरफान सोलंकी। योगी का एक्शन इरफान सोलंकी पर हो रहा है। अखिलेश के विधायक इरफान सोलंकी पर शिकंजा कस गया है। सपा विधायक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन हुआ है। गाजियाबाद में विधायक की संपत्ति सीज कर दी गई है। गाजियाबाद में 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है। अब तक 45 करोड़ की संपत्ति इरफान की जब्त हो गई है। इरफान सोलंकी की अरबों की संपत्ति सीज होगी। यूपी पुलिस ने 150 करोड़ की संपत्ति की पहचान की है। मुंबई के फ्लैट और नोएडा की संपत्ति भी सीज होगी। दिल्ली, उन्नाव और गाजियाबाद में भी कार्रवाई की तैयारी की गई है। इरफान ने अब तक 30 बड़ी अवैध प्रॉपर्टीज बनाई हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। इरफान का नाम भूमाफिया की लिस्ट में भी डाल दिया गया है। भूमाफिया घोषित होने से इरफान की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इरफान की अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलेगा। इरफान के करीबियों पर भी पुलिस बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में। इरफान को जेल से निकलना और मुश्किल हो जाएगा। इरफान सोलंकी कानपुर क्षेत्र से विधायक हैं और फिलहाल इरफान यूपी की महाराजगंज जेल में बंद है। अखिलेश के विधायक इरफान पर 17 मामले दर्ज किए गए हैं। इरफान की जिस संपत्ति पर एक्शन होने वाला, हमारे सहयोगी सुमित पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कानून लगातार शिकंजा उसकी तमाम प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई कर कसता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा की एक्सप्रेस पार्क व्यू सोसाइटी, जहां पर इरफान सोलंकी का फ्लैट बताया जाता है। दरअसल गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की जो सोसाइटीज हैं, जहां पर उसके फ्लैट और प्लॉट्स हैं, वहां पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। एक 5 सदस्यीय टीम पहुंची हुई है जो यहां पर कार्रवाई लगातार कर रही है। बापूधाम में कार्रवाई की गई है और वहीं
एक्सप्रेस पार्क व्यू 1 में भी फ्लैट नंबर 1201 पर बड़ी कार्रवाई जो है वो यहां पर की जा रही है, जो बताया जाता है कि इरफान सोलंकी का फ्लैट है। वहीं अभी कोई गुप्ता फैमिली जो है वो फिलहाल इसमें रहती है और कहा यही जा रहा है कि अब गुप्ता फैमिली ने इस फ्लैट को लिया है, लेकिन उसमें भी कई सवाल हैं क्योंकि बीच से रजिस्ट्रीज के बीच से जो है वो इरफान सोलंकी का नाम गायब किया गया है। ये कई सवाल हैं जो अभी कहीं ना कहीं उठते हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, चाहे इरफान पे कार्रवाई हो, मुख्तार पर हो और अतीक पर हो, इस कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है, इसलिए कार्रवाई हो रही है, योगी इसलिए बुलडोजर चला रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान है। अगर ये मुसलमान ना होते तो योगी इन पर बुलडोजर नहीं चलाते, ये कहा जा रहा है। कौन कह रहा है और कौन क्या कह रहा है ये आपको बताते हैं। दरअसल ये है समाजवादी पार्टी के सांसद, इनका कहना है बुलडोजर एक्शन पर बर्क एसपी सांसद भड़क गए। शफीकुर रहमान बर्क ने मुस्लिम एंगल निकाल लिया, इसे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा यह कानून के तहत कार्रवाई नहीं है, बुलडोजर से सारी दुनिया को मिटा दोगे, यह कानूनी एक्शन नहीं बल्कि जुल्म है। ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी ने भी बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा संविधान नहीं मानने वाले बुलडोजर चला रहे हैं, कानून को नहीं मानने वाले बुलडोजर चलाते हैं। पहले भी बुलडोजर में मुस्लिम एंगल ओवैसी निकाल चुके हैं, मुसलमानों को सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया था ओवैसी ने। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और ब्रजेश पाठक। भारत के संविधान में, इंडियन पीनल कोड में, सीआरपीसी में जो चीजें लिखी गई है उस पर अमल होना चाहिए। कोई भी अपने हाथ में कानून लेकर ना वायलेंस कर सकता है, ना कोई अपने सत्ता में रहकर उस कानून को तोड़ सकता है। जो भी होगा रूल ऑफ लॉ, संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए सबके खिलाफ। वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश के अमन चैन को हमेशा डिस्टर्ब किया है। हमारी सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ प्रदेश में कानून का राज मजबूत कर रही है और इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों को यह लग रहा है कि योगी सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों पर कार्रवाई कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, उन्हें बताता हूं कि योगी ने किस किस पर, जो मुसलमान नहीं है, उन पर एक्शन लिया है। विकास दुबे पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस पकड़ने गई तो विकास ने गोली चला दी। मौके पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई। 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। योगी से बचने के लिए यूपी छोड़कर भाग गया। योगी की पुलिस पकड़ कर लाई और गाड़ी पलट गई। फिर क्या हुआ आपको पता है। अब गाड़ी पलटने से अतीक भी डर रहे हैं। अगला नाम है विजय मिश्र। गैंगरेप के आरोप में योगी की जेल में कैद। बहू और बेटे की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। 55 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर चाबुक चला है। ग्रेटर नोएडा में गैंग D11 चलाता था ये सुंदर भाटी। हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराध किए इसने। भाटी के गुर्गे तक बुलेट प्रूफ कार में चलते थे। गैंग की 25 करोड़ की संपत्ति योगी ने ही जब्त की है। भाटी पिछले 7 साल सोनभद्र जेल में कैद है। सुंदर भाटी ना अतीक है न मुख्तार है। यह है ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह। यह भी अतीक और मुख्तार नाम नहीं है इनका, लेकिन योगी राज में एक्शन हुआ है। आजमगढ़ में कुंटू सिंह की तूती बोलती थी। हत्या, लूट जैसे 71 गंभीर मामलों में नामजद। गैंगस्टर के मामले में पत्नी तक आरोपी बनी और 14 करोड़ की संपत्ति पर योगी ने चाबुक चलाया। यूपी के 62 माफिया योगी की रडार पर हैं। गैंग के 466 सदस्यों पर योगी ने एक्शन लिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 406 लोग नामजद हैं और इसी एक्ट के तहत योगी का बुलडोजर चल रहा है। 1098 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा छुड़ाया गया। 1577 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त हो चुकी है, यानी 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बर्क और केशव। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा। डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह।
लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर का व्हाट डज इट मीन बुलडोजर से क्या मतलब है? क्या बुलडोजर से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चश्मा भाजपा की सरकार नहीं लगाती है। भाजपा की सरकार माने सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा जब सरकार बदलेगी तो जो भाजपा के लोग हैं अगर उनका भी अवैध निर्माण होगा तो उन पर भी बुलडोजर चलेगा। उनको जब सरकार बदलेगी, अभी कम से कम 25 साल तो सपा का कोई भविष्य नहीं है विधान, और जो उनके समर्थक उनका कोई भविष्य नहीं है। 50-25 साल के बाद अगर वो रहेंगे तो फिर वो जरूर यह सब कर लेंगे। कोई गलत हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। योगी ने माफियाओं पर क्या एक्शन लिया ये आपने देख लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर माफियाओं को पाला पोसा किसने पानी दिया, किसने खड़ा किया और किसने इनकी पौध को पेड़ बना दिया। समाजवादी पार्टी पर आरोप। माफिया राज अतीक अहमद देखिए जरा। 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया अतीक को। इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक बना दिया गया। राजू पाल मर्डर में मुख्य आरोपी है अतीक। उमेश पाल मर्डर के भी साजिश रचने का आरोप अतीक पर है। अतीक पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अगला नाम है अफजाल अंसारी। 1996 में मुख्तार के भाई अफजाल समाजवादी पार्टी से जुड़े। 2004 में मुलायम की वजह से टिकट मिल गया अफजाल को। समाजवादी पार्टी टिकट से पहली बार सांसद बने हैं अफजाल। मुख्तार की तरह अफजाल पर भी कई केस दर्ज हैं। अभी गाजीपुर से बीएसपी के सांसद है अफजाल। अगला नाम है राजा भैया का। बाहुबली राजा भैया मुलायम सरकार में मंत्री थे और कुंडा के विधायक राजा भैया पर कई मामले दर्ज थे। मुलायम के बाद अखिलेश सरकार में भी मंत्री रहे राजा भैया। कई चुनाव में समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था इनका। अगला नाम है डीपी यादव। 1989 में डीपी यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। महेंद्र सिंह भाटी की हत्या में इनका नाम आया और 93 में बुलंदशहर से विधायक बने। टाडा गैंगस्टर एक्ट सहित कई केस दर्ज है। अमरमणि त्रिपाठी महाराजगंज। मायावती ने मंत्री पद से हटाया तो मुलायम से जुड़ गए। 2007 में जेल के अंदर से चुनाव लड़ा और जीत गए। मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली इन्हें। बिजनेसमैन के बेटे की किडनैपिंग में भी शामिल रहे हैं। विजय मिश्र, मैंने आपको दिखाया था योगी ने विजय मिश्र पर एक्शन लिया, लेकिन देखिए विजय मिश्र पर हाथ किसका था। भदोही जिले के ज्ञानपुर से विधायक। मुलायम इन्हें बेटे की तरह मानते थे। कैबिनेट मंत्री नंदी पर रिमोट बम से हमला किया। विजय मिश्रा पर 60 से ज्यादा केस दर्ज है। अब शायद बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर कौन इन्हें सींच रहा था और कौन अब इन पर बुलडोजर चला रहा है। आइए, यूपी के लोग भी क्या ये मानते हैं कि योगी केवल मुसलमानों पर एक्शन ले रहे हैं? क्या कहती है यूपी की जनता, सुनिए जरा। भय मुक्त और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने की वो पॉलिसी उनकी बिल्कुल सॉलिड चल रही, जिससे जनता खुश है। और जात पात का कोई ईमान, यानी कि गुंडागर्दी का कोई ईमान नहीं होता और कोई धर्म नहीं होता। जो अपराध करेगा उसको बाबा सरकार अपना मुकाम दिखाएगी। योगी जी महाराज के कार्यकाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के साथ न्याय हो रहा है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। और रही मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की, तो पूरा प्रदेश जानता है कि ये लोग कितने बड़े दुर्दांत अपराधी हैं। अगर इनके साथ बाकायदा न्यायालय और विधिक कार्रवाई के तहत कोई भी एक्शन योगी सरकार ले रही है तो वो जायज है। ये मुसलमान या कोई धर्म से जोड़ के माफियाओं को नहीं देखा जा रहा। योगी सरकार है, वो पूर्व में विकास दुबे का घर गिराया गया, एनकाउंटर हुआ तो कोई धर्म नहीं देखा गया था, वो हिंदू धर्म से आता था। तो योगी सरकार कोई धर्म नहीं देख रही है, कोई मजहब नहीं देख रही है। माफिया है, अगर वो गलत काम करा है, उसने लूटा है लोगों को, तो उसका नस्तानाबूद किया जाएगा। मुस्लिम हिंदू कोई बात नहीं है। जो भी ऐसे कितने किस्म के लोग हैं उनको योगी सरकार नहीं जोड़ेगी। उनका यही हाल होगा। फिर अगर कोई जाति धर्म पे जोड़ता है तो इसमें कोई तर्क नहीं, जाति कोई आतंकवाद, कोई जात धर्म नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में योगी शासन है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो। यहाँ जात की बात नहीं है। जो भी अनैतिक कार्य करेगा, देश के खिलाफ बोलेगा, प्रदेश के खिलाफ बोलेगा, नागरिकों के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य करेगा, अपराध करेगा, उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी। तो यूपी के लोगों को आपने सुन लिया, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर है। 19 साल बाद एक दिन की सजा मिली है। एक दिन की सजा। तस्वीर देखिए, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा देख रहे हैं आप, भव्य इमारत विधानसभा की। लखनऊ में यूपी की विधानसभा, ये बाहर की तस्वीर है। अंदर की तस्वीर दिखाई जरा।
ये आप यूपी विधानसभा के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। अखिलेश यादव को बोलते और योगी आदित्यनाथ को बोलते सुना होगा, लेकिन इस विधानसभा में कटघरा भी है। उस कटघरे में आज पुलिस वालों की पेशी हुई। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, ये पुलिस वाले आए, कटघरे में खड़े हुए। ये आगे जो है जिन्हें देख रहे हैं, ये कोट पहने, ये पूर्व आईएएस है, पूर्व आईएएस, ये बड़े बड़े अधिकारी, सबको आज कटघरे में बुलाया गया यूपी विधानसभा में। कोर्ट में आपने कटघरा देखा होगा, लेकिन विधानसभा में आज आप पहली बार कटघरा देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताता हूं कि इन्हें क्यों बुलाया गया विधानसभा में, कटघरे में खड़ा करके इनके साथ हुआ क्या। देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, तारुफ कराऊंगा आगे में। यूपी विधानसभा में आज अदालत लगी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज अदालत लगाई गई और 58 साल बाद यूपी विधानसभा में कोर्ट लगी थी। 19 साल पुराने मामले में कार्रवाई हुई। सदन के अंदर एक खास कटघरा है जो आप देख रहे हैं, इस कटघरे में खड़े हैं। 6 पुलिसकर्मी इस कटघरे में पेश किए गए। विशेषाधिकार हनन के मामले में इनकी पेशी हुई। सदन की अवमानना के दोषी पाए गए ये पुलिस वाले। सभी दल के नेताओं से उनका पक्ष पूछा गया, बताइए इनको क्या सजा दी जाए। ज्यादातर ने अध्यक्ष को फैसले के लिए अधिकृत कर दिया कि अध्यक्ष ही फैसला लें, और अध्यक्ष ने फैसला लिया। संसदीय कार्य मंत्री ने 1 दिन की जेल का प्रस्ताव रखा कि इन सबको 1 दिन के लिए जेल भेजिए। विधानसभा अध्यक्ष ने दोषी पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई। कृषि मंत्री ने सजा 1 दिन से घटाकर कहा कि कुछ घंटों की सजा इन्हें दे दीजिए। सदन के विधायकों ने इस अपील पर असहमति जताई कि नहीं, 1 दिन के लिए जेल जाएंगे। संसदीय मंत्री ने कहा अध्यक्ष के फैसले के बाद बदलाव संभव नहीं है। सर्वसम्मति से पुलिसकर्मियों को 1 दिन की कारावास की सजा हुई। मार्शल उन्हें विधानसभा परिसर में बनी सेल में ले गए। रात 12 बजे तक विधानसभा के लॉकअप में रहेंगे ये पुलिसकर्मी। सदन के फैसले का अखिलेश यादव ने विरोध किया। सपा विधायकों के साथ अखिलेश ने सदन से वॉकआउट किया। उसके बाद अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक। उसके बाद आपको दिलचस्प कहानी बताऊंगा कि इन पुलिस वालों को 1 दिन की सजा मिली क्यों। अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार ये ले ले। स्पीकर, पूर्व में स्पीकर साहब रहे, वो अपनी बात रख रहे थे, उनकी बात सुना ही नहीं। देखिए, इसको विशेषाधिकार का ले लें। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड ना हो तो फिर जो दी गई थी किसी सदन की, वो किसकी आपने हिंदी कर दिया। क्या आप समाजवाद को इस तरीके से कहेंगे? माननीय नेता, मैं अध्यक्ष महोदय सरकार के और उसे हम इस सदन से वॉकआउट करते हैं समाजवादी लोग, क्योंकि ये सरकार संविधान के खिलाफ है। ये सरकार बाबा साहब के जो दिया गया है संविधान, उसके खिलाफ है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो सिद्धांत दिया उसके खिलाफ सरकार है। ये विधानसभा का ये अपना विशेषाधिकार होता है और माननीय सदस्यों की विशेषाधिकार समिति यदि कोई निर्णय लेती है, इसका किसी भी स्तर पर कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये दुखद है लोकतंत्र में इस प्रकार की बातों को यदि कोई कहता है तो ये मतलब लोकतंत्र को चोट पहुंचाने देता है। हम इसको गलत मानते हैं और इस पर जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और विधानसभा विधायिका सब सर्वोच्च होती है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इन पुलिस वालों को सजा क्यों हुई। देखिए जरा, ये पिटाई की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन पुलिस वालों ने विधायकों की पिटाई की थी, बेरहमी से पिटाई की तस्वीर देख रहे हैं आप। ये पिटाई की तस्वीरें मैं आपको, उसके बाद विधायक देखिए अस्पताल पहुंच गए, बिस्तर पर लेटे अस्पताल के। तो विधायकों की पिटाई के मामले में एक प्रदर्शन हो रहा था उत्तर प्रदेश में, वहां इन विधायकों को पुलिस वालों ने पीटा था, जिसके बाद ये आप देख रहे हैं अस्पताल में पहुंचे विधायक। इसके बाद इन्हें आज बुलाया गया था और इन्हें 1 दिन की सजा दी गई। तो देखिए जरा, ये 19 साल पहले आखिर क्या हुआ था जिसके बाद इन पर एक्शन हुआ। तस्वीर दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं, ये एक्शन की तस्वीर देख रहे हैं और ये आज कटघरे की तस्वीर देख रहे हैं। 19 साल पुराने मामले में सजा हुई है और 2004 में कानपुर में एक लाठीचार्ज हुआ था। तब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी के नेता धरना दे रहे थे। मौजूदा स्पीकर जो इस वक्त विधानसभा में अध्यक्ष हैं, सतीश महाना, वो भी धरने पर बैठे थे। उस समय बीजेपी के विधायक सलिल बिश्नोई भी धरने पर बैठे थे
और विधायक, बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई थी। वो तस्वीरें, सलिल बिश्नोई का पैर टूट गया था लाठी में, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोटें आ गई थी, 6 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे थे। ये वो पुलिसकर्मी है। विशेषाधिकार हनन, सदन की अवमानना का केस चला इनके ऊपर। 7 महीने तक केस चला और पुलिसकर्मी दोषी ठहराए गए। 17 साल पहले दोषी पाए गए पर सजा नहीं हुई। 19 साल बाद पुलिसकर्मियों को सजा हुई है और सजा 1 दिन की, लेकिन संदेश बड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इन्हें कोर्ट में आज पेश किया गया था, कैसे कोर्ट पहुंचे। देखिए जरा, इन्होंने माफी मांगी है, ये आप देख रहे हैं। ये सारे कटघरे में खड़े हैं, ये पूर्व आईएएस हैं और माफी मांगी कोर्ट में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सुनवाइए, फुल स्क्रीन लीजिए, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। आइए अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन पुलिस वाले हैं जिन्हें सजा दी गई है, क्या सजा दी गई है। देखिए जरा, इसमें पूर्व आईएएस भी हैं, ये आप देख रहे हैं। पुलिस वाले जो दोषी हैं इनकी सदन में पेशी हुई है और मूव कीजिए इसे प्लीज, सदन में पेशी हुई है। कौन कौन है इसमें, मूव कीजिए इसे प्लीज। इनको दोषी पाया गया है। सबसे आगे जो खड़े हैं ये हैं रिटायर्ड आईएएस, ये उस दौरान इसमें सीओ रहे हैं जिनकी पदोन्नति हुई है। ये सारे जिन्हें सजा दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है विधायक के बेटे का कैश कांड। विधायक जिसके बेटे के पास करोड़ों कैश मिला, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। कैश की गिनाई हो रही है, लोकायुक्त की रेड पड़ी थी। ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, कैश ही कैश आपको नजर आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो गड्डियां हैं, करोड़ों रुपए कैश बरामद हुआ है जिसकी गिनती चल रही है। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये जो बैग लेकर जा रहे हैं विधायक, बीजेपी के विधायक हैं जिनके घर से कैश बरामद हुआ है और उसके बाद इन बैग्स में ये करोड़ों कैश ले जाया गया है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये एमएलए के सुपुत्र है प्रशांत। अब आपको बताता हूं विधायक के बेटे का पूरा कैश कांड। क्या कर रहे थे, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए और कितना पैसा बरामद हुआ है। छापा लोकायुक्त का था और अब चुनाव भी कर्नाटक में होने वाले हैं, इसलिए सवाल और उठ रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए और लोकायुक्त को रिश्वतखोरी की जानकारी मिली थी। लोकायुक्त की टीम विधायक के बेटे के दफ्तर पहुंची। कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड यानी केएसडीएल का यह दफ्तर था। केएसडीएल के चेयरमैन बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा है। उनका बेटा प्रशांत भी कंपनी में बड़े पद पर है। डिटर्जेंट बनाने के कच्चे माल की डील यही करता था और डील के नाम पर ही मोटी रिश्वत लेने की बात सामने आई है, जिस पर लोकायुक्त ने विधायक के बेटे पर एक्शन लिया और एमएलए का बेटा प्रशांत रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रशांत एक ठेकेदार से 40 लाख रुपए घूस ले रहा था। लोकायुक्त ने विधायक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत के ऑफिस के साथ घर में भी छापेमारी की गई है। छापेमारी के बाद बंडल फैलाए तो बिस्तर नोट से भरा था। घंटों तक बरामद कैश की गिनती चलती रही और गिनती पूरी हुई तो 8 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। प्रशांत के पिता मदल कर्नाटक के चन्नागिरी से विधायक हैं। इस कैश कांड के बाद विधायक पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विधायक मदल से ने केएसडीएल कंपनी के चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सीएम बोमई ने बिना भेदभाव के एक्शन की बात कही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जब जब चुनाव हारते हैं उन्हें तब तब लगता है इस देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है और इसलिए विदेश में तो सुन नहीं रहा कोई, तो देश में सुन नहीं रहा तो विदेश जाकर देश की बदनामी करते हैं। देश की बदनामी से क्या वोट मिलेगा, सवाल यह है। अब जरा पहले रिपोर्ट देखिए आप। राहुल को जब जब चुनाव में करारी हार मिलती है, राहुल और कांग्रेस को जब जब देश नकार देता है,
तो राहुल को देश में लोकतंत्र खतरे में लगता है। यानी सत्ता की कुर्सी पर गांधी परिवार न बैठा हो तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाता है। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we're navigating that space. कल ही मेघालय के नतीजे आए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल यहां प्रचार करने भी गए थे। पिछले चुनाव में मेघालय में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी। इस बार राहुल गांधी 4 पर आ गए हैं। राहुल अपनी नाकामी और नाकामयाबी छिपाने के लिए देश के लोकतंत्र का अपमान करते हैं। राहुल पर बहुत हल्ला हंगामा हो रहा है। वैसे तो लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं अब, लेकिन आपको बताते हैं राहुल ने क्या कहा है। देखिए जरा, राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए थे और उन्होंने कहा हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर हमला हो रहा है। संसद, न्यायपालिका और मीडिया सब खतरे में है। विपक्ष को डराया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस हो रहे हैं। मेरे खिलाफ भी आपराधिक केस दर्ज कर लिया गया और विपक्ष के तौर पर यह ऐसा दबाव है जो सहना पड़ रहा है। देश के विपक्षी नेताओं के फोन की जासूसी हो रही है। मेरे फोन की जासूसी हुई, फोन रिकॉर्ड किया गया। मुझे खुफिया अफसरों ने खुद यह बात बताई है। इतना ही नहीं, राहुल ने शहीदों का भी अपमान किया। वहां जाकर कहा पुलवामा के आतंकियों को कार बॉम्बर कहा गया और कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह बताया। राहुल ने चीन की जमकर तारीफ भी की। चीन के लिए देखिए क्या कहा कम्युनिस्ट सरकार ने शांति को बढ़ावा दिया चीन में। राहुल ने ये सारी बातें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कही हैं, जहां राहुल पूर्व छात्र होने के नाते संबोधित करने के लिए गए थे। राहुल ने यहीं से रोल विंची नाम से एमफिल की डिग्री ली थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी जरा। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we're navigating that space. What's happening? The institutional framework which is required for a democracy, parliament, the free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. So we are going through all the states, and Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40. तो राहुल गांधी ने ये पहली बार नहीं कहा है, ये जब चुनाव हारते हैं भारत को गाली देते हैं। देखिए कैसे 2022 में ब्रिटेन गए थे, भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी। तब भी राहुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही थे। आरएसएस को दलितों के खिलाफ बताया, कांग्रेस की हार को वोटों का ध्रुवीकरण बताया कि वोट डिवाइड हो रहे हैं इसलिए हम हार रहे हैं, वरना तो न जाने कितनी सीटें जीतते। यहां भी राहुल ने मीडिया पर हमला बोला था, सत्ता का मीडिया पर नियंत्रण बताया था, लद्दाख को यूक्रेन की तरह बताया था, कहा था लद्दाख का यूक्रेन जैसा हाल हो सकता है, चीन लद्दाख और डोकलाम में हमला कर सकता है। उससे पहले राहुल 2018 में जर्मनी गए थे, आतंकवाद को वहां जाकर जायज ठहराया, आतंकी संगठन आईसिस की भी वकालत की थी, कहा था अन्याय से आतंकवाद पनपता है, वंचितों को दरकिनार करने से ऐसा होता है। इसी दौरान उन्होंने आईसिस का जिक्र किया था, तब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल हैम्बर्ग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उससे पहले 2017 में अमेरिका में थे, भारत में असहिष्णुता बढ़ने का आरोप लगाया था, विदेशी धरती पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और राहुल एक सियासी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सुनिए अब बीजेपी हमलावर है, अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं, नतीजे क्या आएंगे उनको पता था।
और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। अब देखिए राहुल की हार की छटपटाहट है। क्यों राहुल को बार बार लगता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, उसके पीछे बड़ी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। बड़ी वजह यह है 2019 में एनडीए को मिली 353 सीटें, इनमें अकेले बीजेपी को 302 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के केवल 52 सांसद हैं। इसलिए लगता ही नहीं देश में लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि सीटें नहीं आ रही। 14 के बाद 53 विधानसभा चुनाव हुए और इनमें कांग्रेस पार्टी केवल 12 जीती 53 में से। 9 साल में कांग्रेस की सत्ता केवल 6 राज्य में बची है और 2014 तक 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। मोदी काल में कांग्रेस के 331 विधायक घट गए, बीजेपी के 474 विधायक बढ़ गए। अभी देश में कुल 4033 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 4033 में से 658 है। 2014 में कांग्रेस के पास 24% विधायक थे, अब सिर्फ 16% बचे हैं। यह कांग्रेस की हालत। 5 राज्यों में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। 9 राज्यों में कांग्रेस के 10 से भी कम विधायक हैं। यह है वजह जो राहुल गांधी को लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, क्योंकि खुद जीत नहीं पा रहे। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।